हेलो स्टूडेंट्स, O2IS अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कवर कर रहे हैं नायब तहसीलदार के लिए करंट अफेयर्स। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो है जनवरी और फरवरी मंथ के इकोनॉमिक के रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर होंगे वो आज हम कवर करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारी O2IS अकेडमी को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे HPNT के कोर्स में जाके आपको करंट अफेयर का एक सेक्शन मिलेगा, उसमें जाके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी सबसे पहली न्यूज़ से। सबसे पहली आपकी न्यूज़ है कि RBI ने एयरटेल पेमेंट बैंक को शेड्यूल बैंक की कैटेगरी में डाल दिया है। अगर मैं शेड्यूल बैंक की कैटेगरी के बारे में बात करूं तो एक RBI एक्ट है जिसके शेड्यूल सेकंड के अंदर अगर किसी भी बैंक को डाल दिया जाए तो वो एक शेड्यूल बैंक बन जाता है। अब शेड्यूल बैंक और बाकी नॉर्मल जो दूसरे बैंक्स होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, या फिर मैं अगर बोलूँ कि शेड्यूल बैंक को ऐसे क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो यहाँ पर जो RBI के रेपो और रिवर्स रेपो रेट होते हैं उसके ऊपर जो शेड्यूल बैंक है उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। जैसे कि जो शेड्यूल बैंक है वो RBI से लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स ले सकते हैं। तो आपने याद रखना है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक को शेड्यूल बैंक बना दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक ऐसा सर्वे आया है, एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो कि निकाली है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विसेज मार्केट रिपोर्ट ने। ठीक है, इस रिपोर्ट के तहत ये बताया गया है कि हमारा जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा 2030 तक, और इस टाइम पे हमारा जो इंडिया है वो जापान को ओवरकम कर जाएगा, ओवरटेक कर जाएगा। अभी इस टाइम पे हमारा जो इंडिया है वो 6th लार्जेस्ट इकॉनमी है। उससे पहले कौन कौन सी है, पहली 5 इकॉनमी आपने याद रखनी है। देन इज अगर मैं इंडियन इकोनॉमी की साइज़ की बात करूं तो इस टाइम पे 2021 के अंदर हमारी इकोनॉमी का साइज़ है $2.7 ट्रिलियन US डॉलर बेसिकली। देन इज 2030 तक ये आशंका है कि हमारी जो इंडिया का इकोनॉमी का साइज़ है 8.4 ट्रिलियन US डॉलर तक हो जाएगा, और इस टाइम पे हमारा जो इंडिया का ग्रोथ रेट है दैट इज़ 8.2% एज़ कम्पेयर टू जो पुराना जो रेट है वो कम था। देन इज हमारे इंडिया के अंदर ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का साइज़ ग्रो कर रहा है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, सर्विसेज सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ई-कॉमर्स सबसे बड़ा है। तो आजकल आप देखते हो जैसे कि हर एक चीज़ जो है ऑनलाइन ही खरीदी और बेची जाती है। तो ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका साइज़ को इंक्रीज़ करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेबी ने एक ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है सारथी मोबाइल ऐप। अब जो सारथी मोबाइल ऐप है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? बेसिकली ये देखा गया कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किए हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सेबी ने एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका नाम है सारथी ऐप, और इसके अंदर बहुत सारी आपको इन्वेस्टर एजुकेशन मिलेगी। दैट मीन्स जो भी आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह करनी है, म्यूचुअल फंड्स हो गया, उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसके द्वारा इन्वेस्टमेंट करी जा सकती है उसके रिगार्डिंग इस ऐप के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देन इज अगर मैं सेबी की बात करूं तो सेबी की सबसे पहली तो आपको ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज़ द सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि एक एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। 1992 के अंदर हमारे पार्लियामेंट ने एक एक्ट को इनैक्ट किया था जिसका नाम है सेबी एक्ट। ठीक है, और इस टाइम पे हमारी जितनी भी सिक्योरिटी वाली मार्केट है या फिर स्टॉक एक्सचेंज वाली मार्केट है उसको कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी ही उसको रेगुलेट करता है। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैबिनेट ने कुछ फंड्स को अप्रूव किया है ताकि वो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये जो कंपनी है, इसके अंदर इस फंड को डाल सकें। अब अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो हमारी कंट्री के अंदर जितना भी रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर है, अगर रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने के लिए किसी को लोन चाहिए तो वो इस कंपनी से ले सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमारा जो सेंटर है वो भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट हो वो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हो। ठीक है, जैसे इन्होंने ये सारा का सारा फंड इस कंपनी के अंदर डाला है, तो ये कंपनी अब लायबल है, या फिर ये कंपनी जो है ऐसे इन्वेस्टर्स को पैसा दे सकती है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर नए नए बिजनेसेस लेकर आएंगे। अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर एक मिनी रत्ना कंपनी है जो कि एक NBFC की तरह बिहेव करती है।
एनबीएफसी का मतलब है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये जो कंपनी है बैंक के मामले में कुछ डिफरेंट होती है, क्योंकि ये लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है और जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे हम डेली जो बैंक के अंदर पैसा डालते और निकालते हैं तो उन चीज़ों को ये कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है, ये सिर्फ लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइसेस के बारे में। तो रिसेंटली जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उन्होंने एफआरपी को 2 इंस्टॉलमेंट्स में देने की बात करी है। अगर मैं एफआरपी की बात करूं, जैसे आपको पता होगा कि जो फार्मर्स हैं जब वो कोई क्रॉप लगाते हैं तो हमारी जो सरकार है पहले ही उस क्रॉप के लिए कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं क्रॉप की जिसके लिए एमएसपी को इंट्रोड्यूस कर देती है। मतलब एक तरह से ये बता देती है कि इस क्रॉप के ऊपर इतना एमएसपी दिया जाएगा, दैट मीन्स इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा। इन द सेम वे जो शुगर केन क्रॉप है उसके ऊपर भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस अनाउंस होता है। उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को हम फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस कहते हैं। इसमें होगा क्या, बेसिकली देखो, जो फार्मर होता है वो अपने खेत के अंदर, अपने फार्म के अंदर जो शुगर केन है वो लगाएगा और अल्टीमेटली इसकी हार्वेस्टिंग के बाद इन शुगर केन्स को शुगर मिल में लेकर जाएगा और वो जो शुगर मिल है किसी ना किसी प्राइस के ऊपर इन फार्मर्स से उस शुगर केन को खरीदेंगे। और वो किस प्राइस से खरीदेंगे तो वो पहले ही सरकार जो है उसको अनाउंस कर देती है। दैट इज अ फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। दैट मीन्स वो जो शुगर मिल है वो उस फार्मर से एफआरपी पे उस शुगर केन को खरीदेगी। तो अब उस शुगर मिल ने उस फार्मर से एफआरपी पे उस शुगर केन्स को तो खरीद लिया, तो उनको फार्मर्स को पैसा भी तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने यही बोला है कि जो उनको पैसा देते हो आप उसको 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। अगर मैं एफआरपी के अनाउंसमेंट की बात करूं तो यहाँ पर एक ऐसा कमीशन है जो कि इसको अनाउंस करता है। इसके बारे में कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि एफआरपी और एमएसपी को कौन अनाउंस करता है। तो आपने याद रखना है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये एक ऐसा कमीशन है जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को अनाउंस करता है। ये कमीशन एक मिनिस्ट्री के अंडर आता है, दैट इज अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ठीक है, इसके अंदर ये 23 कॉमोडिटीज के ऊपर एमएसपी को अनाउंस करता है। उन 23 कॉमोडिटीज में से 7 सीरियल क्रॉप्स हैं, देन इज 5 पल्सेस हैं, 7 ऑयल सीड्स हैं और 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं। उन 4 कमर्शियल क्रॉप्स में शुगर केन भी आता है जिसके ऊपर एफआरपी को अनाउंस किया जाता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक ऐसी काउंसिल है जो कि हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखेगी, है ना, और जितना भी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर है उसके अंदर डेवलपमेंट करेगी। अगर मैं इस काउंसिल की बात करूं कि इस काउंसिल के अंदर कौन कौन जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहली बात तो इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, दैट इज निर्मला सीतारमण जी। इस टाइम पे इन्होंने इनकी जो मीटिंग हुई थी 25th मीटिंग उसको अभी चेयर किया है। देन इज इस काउंसिल के अंदर हमारी कंट्री के अंदर जितने भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे कि आपका आरबीआई हो गया, देन इज आपका सेबी हो गया, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके जितने भी चेयरपर्सन हैं वो सारे के सारे इस काउंसिल में पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो काउंसिल है 2010 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई गई थी। दैट मीन्स दिस इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी। दैट मीन्स इस बॉडी को एक्ट के द्वारा नहीं बनाया गया, इसको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाया गया, इसीलिए ये हुई एग्जीक्यूटिव बॉडी। 2010 में बनी थी और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर बनी थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको इस काउंसिल के बारे में पता होनी चाहिए कि इस काउंसिल को बनाने के लिए एक कमेटी बिठाई गई थी जो कि रघुराम राजन कमेटी है। इन्होंने रेकमेंड किया था कि एक ऐसी काउंसिल भी बनानी चाहिए ताकि हमारी कंट्री के अंदर जो भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो मेंटेन करी जा सके और उसके ऊपर जितने भी डिसीजंस वगैरह है ये काउंसिल ले सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंगड़िया सिस्टम के बारे में। तो रिसेंटली ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि एक एफआईआर दर्ज की गई है मुंबई पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट। इन पुलिस ऑफिशियल्स ने कुछ आंगड़िया को डराने और धमकाने की कोशिश करी है। तो अगर मैं आंगड़िया सिस्टम के बारे में बात करूं तो ये जो सिस्टम है बहुत पुराना सिस्टम है, सेंचुरीज ओल्ड सिस्टम है। ज़्यादातर ये गुजरात और मारवाड़ वाले रीजन में ज़्यादातर देखा जाता था। इस सिस्टम के अंदर होता क्या था कि जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, अगर उनको अपना जो भी पैसा या फिर ज्वेलरी है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में पहुंचानी होती थी तो वो कुछ आंगड़ियास को हायर करते थे। और आंगड़िया क्या है, यहाँ पे कुछ पर्सन ही है जो कि इनकी जितनी भी ये सामान है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक लेकर जाएंगे। ज़्यादातर ये ज्वेलरी पर्पसेस के लिए ज़्यादा यूज़ होता था, जैसे कि डायमंड्स वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो यहाँ पर जिन भी आंगड़िया को हायर किया है तो उनके बदले उनको एक नॉमिनल
फीस दी जाती थी, दैट मीन्स इनको बदले में कुछ ऐसे पैसे दिए जाते थे। लेकिन अगर मैं आजकल आंगड़िया सिस्टम के बारे में बात करूं तो इसको बुरे तरीके से भी यूज़ किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जिसके भी बैंक अकाउंट्स नहीं है या फिर जिन्होंने भी अपने ब्लैक मनी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, जैसे हवाला के अंदर जितना भी पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र होता है, तो उसके केस के लिए भी यहाँ पर आंगड़ियास को यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपने आंगड़िया सिस्टम के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एपीडा ने अपना फाउंडेशन डे मनाया है 13 फरवरी को। सबसे पहली बात तो एपीडा है क्या, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। दैट इज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। दैट मीन्स ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी एग्रीकल्चर से बनी हुई चीज़ें हैं, जितनी भी क्रॉप्स वगैरह हैं, उन क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करने में ये अथॉरिटी हेल्प करेगी फार्मर्स को। इस अथॉरिटी को पार्लियामेंट ने एक एक्ट के द्वारा बनाया था, दैट इज एपीडा एक्ट्स। तो उस टाइम पे 1985-86 के अराउंड इस अथॉरिटी को बनाया गया था। देन इस कुछ और चीज़ें आपने जो याद रखनी है यहाँ पे कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना, आपको इसके नाम से शायद लगेगा कि ये शायद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, लेकिन क्योंकि ये एक्सपोर्ट में ज़्यादा एक तरह से ध्यान दे रहा है तो इसीलिए ये कमर्स एंड इंडस्ट्री वाली मिनिस्ट्री के अंडर आएगा। इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली के अंदर है। देन इस जितने भी हमारी कंट्री के अंदर जीआई प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनको भी एक्सपोर्ट करने की बात आए तो यहाँ पर एपीडा जो है उनको हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस के बारे में। तो कुछ स्टेट्स ने ये बोला है कि आप जीएसटी कंपनसेशन सेस को कुछ टाइम के लिए और एक्सटेंड कर दो। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जीएसटी है क्या। तो 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, एक एक्ट बनाया था पार्लियामेंट ने 2016 के अंदर, जिसके द्वारा जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। जीएसटी इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अंदर हमारी कंट्री के अंदर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको एक टैक्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो यहाँ पे बेसिकली ये एक कंजम्पशन टैक्स था एज़ कम्पेयर टू मैन्युफैक्चरिंग टैक्स। तो हमारी कंट्री के अंदर जो भी ऐसी स्टेट्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करती हैं, तो यहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग करती थी तो उस मैन्युफैक्चरिंग पे ये जीएसटी नहीं लगता था, वो कंजम्पशन पे लगता था। तो यहाँ पे स्टेट के रेवेन्यू बहुत ज़्यादा लॉस हुए। तो यहाँ पे स्टेट्स ने बोला कि हमारा तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हो रहा है, तो इसीलिए हमारी सरकार ने एक और एक्ट बनाया जो कि था जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट। दैट मीन्स आपका जो भी अब जीएसटी कटता है उसमें एक अलग कैटेगरी बना दी जो कि कंपनसेशन सेस की थी। सेस मैंने आपको बताया कि ऐसी चीज़ होती है जो कि एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कटता है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन सेस, यहाँ पे जो भी पैसा इकट्ठा होगा और टैक्स के द्वारा ये जो भी पैसा कटेगा वो एजुकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ होगा। इन द सेम वे जो कंपनसेशन सेस था उसमें जो भी आपने जो भी चीज़ खरीदी उसमें से जो भी सेस कटेगा वो स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए यूज़ होगा। तो यहाँ पे जिस टाइम पे इस एक्ट को इनैक्ट किया था उस टाइम पे ये बोला था कि अगले 5 साल तक हम इस सेस को लगाएंगे। तो अब 2022 के अंदर 5 साल पूरे हो गए हैं, तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स ये बोल रहे हैं कि अब इसको आप 5 साल और एक्सटेंड कर दो, क्योंकि उनके जो रेवेन्यू लॉसेस थे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेस के बारे में। दैट इज हमारी जो लेबर ब्यूरो है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, उन्होंने एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे निकाला है जिसको हम बोल रहे हैं क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। ठीक है, इन्होंने ये कौन से मंथ के लिए निकाला है? जुलाई और सितंबर। इस सर्वे के अंदर उन्होंने ये बोला है कि एज कंपेयर टू अप्रैल एंड जून, यहाँ पर जुलाई और सितंबर के मंथ्स में जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज हुई है। तो अगर मैं इस सर्वे के बैकग्राउंड की बात करूँ तो एक सर्वे होता है दैट इज एक्विज। एक्विज इज ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। इस सर्वे के अंदर टोटल 2 सर्वेज आते हैं। एक तो हो गया आपका क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे और दूसरा हो गया आपका एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे। इन दोनों सर्वेस के अंदर एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है कि किसी भी कंपनी के अंदर कितनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है। अगर मैं क्विज की बात करूं, दैट इज़ क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे की बात करूं, तो यहाँ पर उन कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है जिनके अंदर 10 से ज़्यादा जो वर्कर्स हैं वो काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ एरिया फ्रेम इस्टेब्लिशमेंट सर्वे के अंदर उन कंपनीज में एम्प्लॉयमेंट देखी जाती है जिनमें जो वर्कर्स हैं वो 10 से कम हो। बाकी अगर मैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करूं इस सर्वे के बारे में, तो ये जो क्वार्टरली और जो दोनों सर्वेज हैं ये नॉन फार्म एस्टेब्लिशमेंट के सर्वे होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर को एक तरह से इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, और ये जो सर्वे है वो टोटल 9 सेक्टर्स के अंदर होते हैं। वो 9 सेक्टर्स आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, तो इसमें कहीं पे भी आपको एग्रीकल्चर नहीं मिलेगा।
मिलेगा। तो ये चीज़ें आपने इस सर्वे के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 के बारे में। तो रिसेंटली जनवरी के मंथ में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स दिए गए 2021 वाले, ठीक है। तो इस अवार्ड्स के अंदर जो कर्नाटका स्टेट है वो सबसे ऊपर आई है। दैट मीन्स कर्नाटका स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं। इस स्टार्टअप के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज़ कौन सी मिनिस्ट्री इस अवार्ड्स को देती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री देती है। देन इज़ ये 16 जनवरी को अनाउंस हुए थे, क्योंकि 16 जनवरी वाले दिन हमारा नेशनल स्टार्टअप डे भी था, क्योंकि उस टाइम पे हमारी स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक तरह से इनिशिएटिव था जो कि लॉन्च हुआ था 16 जनवरी को। तो इसीलिए इस दिन ही हम इन अवार्ड्स को देते हैं। अभी रिसेंटली जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2022 है उसकी भी जो एक तरह से ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं वो अवेलेबल हैं। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं वो यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, और जिस टाइम पे अवार्ड्स अनाउंस होंगे तो उसमें से बेस्ट स्टार्टअप को देखा जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं ICE 360 सर्वे 2021 के बारे में। सबसे पहली बात तो ये जो सर्वे है वो कौन निकालता है, तो मुंबई की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोल रहे हैं पीपल्स रिसर्च ऑन इंडियन कंज्यूमर इकोनॉमी। तो ये एक थिंक टैंक है मुंबई का, तो ये इस सर्वे को निकालता है। इस सर्वे के अंदर इन्होंने ये बताया है कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद हमारी जो इकोनॉमी है वो के शेप में रिकवर हुई है। तो क्योंकि इकोनॉमी के रिलेटेड अलग अलग शेप्स होती हैं, तो यहाँ पे आपको के शेप रिकवरी के बारे में पता होना चाहिए। के शेप रिकवरी में जो ग्राफ होता है वो कुछ के टाइप का बन जाता है। दैट मीन्स जो कुछ सेक्टर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। तो यहाँ पर कोविड-19 पेंडेमिक के बाद उन्होंने यही देखा कि जैसे ट्रैवल इंडस्ट्री हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया, तो एक तरह से इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया है इस पेंडेमिक के अंदर। देन इज कुछ ऐसी एक तरह से सेक्टर्स भी थे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दैट इज़ सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक सेक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा ना कि कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर कंपनीज जो हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। इन द सेम वे कुछ और अलग अलग सेक्टर्स हैं जिनको यहाँ पर बेनिफिट हुआ। तो आपने के शेप रिकवरी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं NFTs के बारे में। तो रिसेंटली NFTs की जो ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है। सबसे पहली बात तो NFTs होता क्या है? NFTs इज़ नॉन फंजिबल टोकन्स। नॉन फंजिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक यूनिक चीज़, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक अपनी पेंटिंग बनाई, ठीक है, उस पेंटिंग को आपने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर डाल दिया और उस पेंटिंग को किसी और ने खरीद लिया, ठीक है। दैट मीन्स वो जो आपकी पेंटिंग थी यूनिक थी। अब यहाँ पे हम इसको NFTs इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारी जो पेंटिंग है वो एक टोकन की फॉर्म में है और वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के ऊपर हम इसको डाल रहे हैं और इसको ट्रेड करना भी एक पर्टिकुलर करेंसी के अंदर ही है, दैट इज़ क्रिप्टो करेंसीज। तो आपकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज के प्लेटफॉर्म है वहाँ पर NFTs को क्रिएट किया जाता है। दैट मीन्स आपकी कोई भी ऐसी यूनिक चीज़ उसको डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर डाला जाता है और वहाँ पर उसको फिर ट्रेड किया जाता है। तो जिसको भी वो चीज़ पसंद आई हो तो वो उसको जाकर खरीद सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक रीसेंट रिपोर्ट में ये बोला है RBI को कि आपके जो रिवर्स रेपो रेट है आप उसको नॉर्मलाइज कर दीजिए। सबसे पहली बात तो रिवर्स रेपो रेट होता क्या है उसको जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि रेपो रेट क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल जो RBI है और एक बैंक है, जो बैंक है वो पब्लिक डीलिंग करता है और पब्लिक को लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन ये बैंक भी किसी और से लोन ले सकता है। दैट मीन्स ये जो बैंक है वो RBI से लोन ले सकता है। तो जिस रेट पे ये जो बैंक है RBI से लोन लेता है तो कुछ इंटरेस्ट रेट जो RBI है वो यहाँ पर चार्ज करती है, उस इंटरेस्ट रेट को हम बोल देते हैं कि ये एक रेपो रेट है। दैट मीन्स RBI ने बैंकों को जो लोन दिया है वो रेपो रेट पे दिया है, दैट मीन्स इस इंटरेस्ट रेट पे दिया है। इन द सेम वे अगर RBI को पैसा चाहिए या फिर बैंकों के पास ज़्यादा लिक्विडिटी हो जाए, ज़्यादा पैसा हो जाए, तो ये जो बैंक है RBI के पास अपना पैसा रख सकते हैं। तो उस टाइम पे इन बैंकों को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट मिलेगा, है ना। उस इंटरेस्ट रेट को हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि हमेशा जो रेपो रेट होता है वो रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो SBI की रिपोर्ट है उन्होंने RBI को यही बोला है कि जिस रेट पर हम यहाँ पर पैसा रखते हैं RBI के अंदर आप उस रेट को इंक्रीज़ कर दीजिए।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में ज़्यादा डिफरेंस आ गया होगा, इसलिए उन्होंने बोला है कि अब आप रिवर्स रेपो रेट को नॉर्मलाइज कर दो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनी है जो कि एक सिस्टम में इन्वॉल्व हुई है। वो कौन सा सिस्टम है? नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। अदरवाइज इस सिस्टम के अंदर और जितनी भी स्टेट्स वगैरह हैं वो सारी इसके अंदर इनलिस्टेड हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर पहली यूनियन टेरिटरी बनी है। अगर मैं इस सिस्टम के बारे में बात करूं तो कोई भी अगर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर किसी ने अपना नया बिजनेस सेटअप करना है तो उसको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी देखनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल मुझे ईजिली लोन मिलेगा कि नहीं, जो लैंड वगैरह है ईजिली मिलेगा कि नहीं, तो ये बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर यहाँ पर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को एक तरह से इम्प्रूव किया गया है। दैट मीन्स जो भी बिजनेस पर्सन है वो इस विंडो पे जाके उन्होंने जो भी बिजनेस शुरू करना है उसके रिगार्डिंग जितनी भी क्लियरेंसेस चाहिए तो इस सिस्टम के अंदर जाकर ले सकते हैं। तो यहाँ पर यही बताया है कि जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी भी इस सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व हो गया है। दैट मीन्स यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो अब इम्प्रूव हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है। एंड दैट इज़ ऑल। आपके इकोनॉमी के जितने भी जैन और फेब के करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर कवर हो गए हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दिया जाए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।